प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड डायग्नोसिस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण के अंग के बारे में। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, व्यावसायिक वातावरण बहुत घटकों का मिश्रण है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो व्यावसायिक वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सम्मिलित होते हैं। व्यावसायिक वातावरण के घटक दो भागों में बांटे जा सकते हैं: इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण वो सभी फैक्टर्स हैं, वो सारे घटक हैं जो एक व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, जो व्यवसाय का हिस्सा होते हैं। व्यवसाय के ही विभिन्न अंग उनको कहा जा सकता है। जैसे हम 5M बोलते हैं 5 साधन उत्पादन के: मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। और एक छठा M है मैनेजमेंट, प्रबंध। तीनों स्तर: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसी तरह विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं: परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इन सबको मिलाकर व्यवसाय बनता है और ये सभी व्यवसाय के आंतरिक घटक कहे जा सकते हैं, व्यवसाय का आंतरिक वातावरण कहे जा सकते हैं। इनको हम जैसे पॉइंट्स में लिखा है उनसे भी दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इस तरह हम पॉइंट्स बना करके अलग अलग व्यावसायिक वातावरण के आंतरिक जो घटक हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये सभी व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। व्यावसायिक प्रबंध जैसा चाहे वैसे इनमें बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और ये सभी घटक कितनी कुशलतापूर्वक मैनेज किए जा रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कि कोई व्यवसाय अपने लक्ष्य को कितने अच्छे से प्राप्त कर रहा है। और जैसे बाहरी वातावरण के विभिन्न घटक परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, उनके अनुरूप आंतरिक जो वातावरण है उसमें लगातार बदलाव किए जाने आवश्यक होते हैं। तो इसलिए एक व्यवसाय का आंतरिक वातावरण उस व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस पर हर व्यावसायिक प्रबंध पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखता है ताकि हर फैक्टर को बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैनेज किया जा सके और व्यवसाय के लक्ष्य यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, चाहे उस व्यवसाय में काम कर रहे ह्यूमन पावर हो या मशीनरी हो या टेक्निक्स हो या वित्त व्यवस्था, वित्त से संबंधित निर्णय हों, तो सभी जो आंतरिक व्यावसायिक घटक हैं उनसे संबंधित लगातार हर स्तर के प्रबंधकों द्वारा पूरी तरह से अपना ध्यान उनकी ओर केंद्रित रखा जाता है। दूसरी ओर बाहरी व्यावसायिक वातावरण है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं: माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो हम बोलते हैं इकाई को और मैक्रो समूह को, यानी जो एक व्यावसायिक संस्थान को प्रभावित करता हो, विशेष व्यावसायिक संस्थान को, वो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। और जो सभी व्यावसायिक संस्थाओं को, पूरे व्यावसायिक संस्थाओं के समूह को प्रभावित करते हों, वो मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज, मध्यस्थ, मिडलमैन। सबसे इम्पॉर्टेंट हर व्यवसाय के लिए कस्टमर होते हैं, जो हर व्यवसाय के अलग हैं। साइकिल उद्योग हैं, उनके कस्टमर अलग हैं। कार इंडस्ट्री है, उसके कस्टमर अलग हैं। कपड़ा उद्योग हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, उनके अपने कस्टमर हैं। तो कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, हर व्यावसायिक इकाई को सीधे तौर पे प्रभावित करने वाला घटक है। कस्टमर जिस व्यावसायिक संस्थान के जितने ज़्यादा संतुष्ट होंगे, उस व्यावसायिक संस्थान के उत्पाद से, उनकी कार्यशैली से, उतना ही वो व्यवसाय उन्नति और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कस्टमर्स हाउस होल्ड हो सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सा सामान बहुत से उद्योगों से खरीदती है और वो एक बहुत बड़े कस्टमर के रूप में होती है। इंडस्ट्रीज़ एक दूसरी संस्थाओं से सामान खरीदती हैं। कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं बहुत सी। तो इस तरह कस्टमर माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक कहा जा सकता है। उसके बाद सेकंड है सप्लायर्स, जो कच्चा माल सप्लाई देते हैं, जो हर उद्योग के लिए अलग अलग होते हैं। हर इंडस्ट्री, प्लांट या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के विशेष सप्लायर अलग से होते हैं। तो सप्लायर्स की जो नीतियां हैं, सप्लायर्स की जो कार्यशैली हैं, उस पे भी बहुत हद तक हर संस्था के लाभ और उनकी प्रभावोत्पादकता निर्भर करती है। सप्लायर्स जो सही समय पे कच्चा माल देते हों, सही क्वालिटी का और सही रेट पर सप्लाई देते हों, तो वो हर व्यावसायिक संस्थान के लिए बहुत लाभदायक रहता है और व्यावसायिक संस्थान के उत्पादन का जो प्रोसेस है, उसमें कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर सप्लायर्स कच्चा माल टाइम पे ना दें, अगर सप्लाई माल की रोक दें, अगर रेट्स बढ़ा देते हैं या क्वालिटी इन्फीरियर कर देते हैं, तो व्यावसायिक संस्थान को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा जो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो सप्लायर्स है। तीसरा कंपटीटर्स, प्रतियोगी। प्रतियोगी फर्में अनेक प्रकार से व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखती हैं। वो हर व्यावसायिक संस्था के लिए अच्छा होता है। हेल्दी अगर कंपटीशन होगा तो हर व्यावसायिक संस्थान अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करेगा, ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देगा, मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन हर हाल में वो संभव बनाने की कोशिश लगातार करेगा। और इस तरह से ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हेल्दी कंपटीशन है, वहाँ सभी संस्थाएं फलेंगी फूलेंगी, लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन जहाँ थ्रोट कट कंपटीशन है, गड़ाकाट प्रतियोगिता है, यानी अगर प्रतियोगी प्राइस वार शुरू कर देते हैं, कीमतें कम करके प्रतियोगियों को प्रतियोगिता से बाहर करना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रतियोगिता बहुत से प्रतियोगियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है और बहुत व्यवसाय गलाकाट प्रतियोगिता की वजह से या प्राइस वार की वजह से बंद हो जाते हैं। फोर्थ है पब्लिक। पब्लिक भी माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। जैसे स्थानीय जनता है, मीडिया है, प्रेस है। जनता के इन अंगों का व्यवहार व्यावसायिक इकाइयों को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। जैसे स्थानीय जनता किसी ऐसी स्थापित फर्म का अगर विरोध कर सकती है जिसका कारोबार अधिक शोर शराबा करने वाला हो, पॉल्यूशन फैलाने वाला हो, आसपास धूल मिट्टी धुआं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलता हो, तो उस उद्योग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अपना प्लांट कहीं और शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, जिसमें बहुत तरह की परेशानियों का उसको सामना करना होता है। इसी तरह से मीडिया द्वारा अगर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छा समाचार देने से उसके अंशों के बाजार मूल्य में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो उस संस्था को
मीडिया के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अचानक फ़ायदा हो जाता है, उसकी साख में भी वृद्धि होती है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट भी बढ़ती है। तो इस प्रकार पब्लिक हर व्यावसायिक संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फिफ्थ है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, मिडलमैन्स, विपणन मध्यस्थ, जो तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, वो सभी संस्थाएं मध्यस्थ कहलाती हैं। जैसे होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे बहुत सी संस्थाएं तैयार माल को ग्राहकों तक पहुंचाने में इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इन विपणन मध्यस्थों का हर संस्था के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये मध्यस्थ ईमानदारी से, तत्परता से, लगन से अपना काम करते हैं और ग्राहक तक सही समय पर सही कीमत पर माल पहुंचाते हैं, तो ऐसे माल की मांग लगातार कायम रहती है, बरकरार रहती है, कंटिन्यू रहती है और लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर मिडलमैन बहुत ज़्यादा मार्जिन लेना शुरू कर देते हैं, ग्राहक को सही समय पे सप्लाई नहीं देते या आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करते या उनकी डीलिंग ग्राहकों के साथ ठीक नहीं है, तो उसका खामियाजा उनके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइक्रो फैक्टर एनवायरनमेंट में जो मौजूद होता है वो मध्यस्थ कहे जा सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। इसी प्रकार से मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा कहे जा सकते हैं एनवायरनमेंट का, जिनको जनरल एनवायरनमेंट भी हम कह सकते हैं, जो सभी उद्योगों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस, इन तीनों को मिला करके बनता है। आर्थिक वातावरण के ये तीनों घटक व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के लिए खतरे भी पैदा करते हैं और अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए व्यवसायियों के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते नज़र रखें ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके और अगर कोई अवसर उनके समक्ष आता है तो उसका लाभ उठाया जा सके। तो इन जो तीनों घटक हैं आर्थिक वातावरण के, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम्स, आर्थिक प्रणाली। तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हम दुनिया में देख रहे हैं। सोशलिस्टिक इकॉनमीज़ हैं, कैपिटलिस्टिक इकॉनमीज़ हैं और मिक्स्ड इकॉनमी है। सोशलिस्टिक इकॉनमीज़ यानी समाजवादी आर्थिक प्रणाली ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां सभी आर्थिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कुछ दशक पहले तक रसिया और चाइना सोशलिस्टिक इकॉनमीज़ थी, साउथ कोरिया अभी भी सोशलिस्टिक इकॉनमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, जहां देश के हर नागरिक को उद्योग लगाने, व्यवसाय करने का पूरा अधिकार होता है, आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार लोगों से टैक्स लेती हैं और डिफेंस व अन्य अपने कार्य उस आय से करती हैं और आर्थिक कार्यों में सरकार की दखलंदाजी ना के बराबर रहती है। इनके अलावा तीसरी एक और आर्थिक प्रणाली है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकॉनमीज़। मिक्स्ड इकॉनमी जहां सरकार और देश के नागरिक दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट बड़े बड़े उद्योग लगाती हैं जो जनता के लिए ज़रूरी सुविधाएं, सेवाएं और उत्पाद होते हैं, उनमें भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और उनका उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे भारत, इसके लिए हम बहुत अच्छा उदाहरण बता सकते हैं। हमारी रोडवेज
सरकारी बसें भी हम उनमें देखते हैं और प्राइवेट लोगों की बसें भी हैं। हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। डिफेंस का बहुत ज़्यादा काम सरकार देखती है, डिफेंस इंडस्ट्री पर सरकार अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करती है। रेलवे, बहुत ज़्यादा सरकार की इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ प्राइवेट हाथों में भी सरकार की कोशिश है कि दिया जाए। तो इस प्रकार की इकॉनमी को मिक्स्ड इकॉनमीज कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम है: सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकॉनमीज। दूसरा है आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, इस तरह की बहुत सी पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई जाती हैं हर साल, और उन पॉलिसीज़ को के अनुरूप ही उस देश के उद्योग जगत, व्यापार जगत सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं। उनका ध्यान रखना भी हर व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे किसी देश की नेशनल इनकम कैसी है, जो प्राइस लेवल है वो कैसा है, इंटरेस्ट रेट किस तरह के हैं। जैसे हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं इंटरेस्ट रेट ना के बराबर हैं, बहुत कम है। एनुअल 1% या 2% इंटरेस्ट हैं बहुत से देशों में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में वही 10-12% तक हैं एनुअल रेट्स, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा है। इसी तरह से प्राइस लेवल, बहुत से गरीब देशों में बहुत अधिक कीमतें हैं हर चीज़ की। राष्ट्रीय आय विकसित देशों की और विकासशील व अल्प विकसित देशों की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस प्रकार जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ हर उत्पाद की मांग उतनी ही अधिक होगी, वहाँ उद्योग धंधे विकसित होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी कंपैरिजन में उस देश के जहाँ राष्ट्रीय आय बहुत कम है। तो इस प्रकार आर्थिक वातावरण के ये घटक बहुत महत्वपूर्ण घटक कहे जा सकते हैं व्यावसायिक वातावरण। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, व्यवसाय पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, हम एक दो उदाहरण से समझते हैं। जैसे बैंक ब्याज दर में अगर कमी कर देता है बहुत अधिक, तो उससे ऋण सस्ते होते हैं, लोग बैंकों से बहुत अधिक पैसा उठाते हैं और सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत अगर ब्याज दर बहुत अधिक कर दी जाए तो बहुत कम पैसा लोगों द्वारा उधार लिया जाता है बैंकों से, जिसका परिणाम ये होता है कि वस्तुओं की मांग एकदम से नीचे आती है। इस तरह से अगर लोगों की आय में वृद्धि होती है तो ज़्यादा मांग करते हैं वस्तुओं की और इकॉनमी एकदम से ग्रोथ की तरफ लगातार अग्रसर रहती है। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत अधिक हो तो व्यवसाय की लागतों में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक घटक होते हैं वो वातावरण में एक अहम रोल प्ले करते हैं। दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण बहुत सी सामाजिक शक्तियों जैसे परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, फैशन, इच्छाएं, शिक्षा का स्तर, इन सब का समूह होता है और ये सभी शक्तियां भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। किसी देश में जैसी ट्रेडिशंस हैं, जैसी परंपराएं हैं, जैसी सोशल वैल्यूज़ हैं, जैसे सोशल ट्रेंड्स हैं, या जैसा एजुकेशन का लेवल है, लोगों की इच्छाएं जैसी हैं, उसके अनुरूप ही व्यावसायिक जगत को अपने उत्पादों से संबंधित, व्यापार से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए सामाजिक वातावरण भी एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। इनके उदाहरण से हम इनको और समझ सकते हैं। सामाजिक वातावरण के जो घटक हैं जैसे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं, जिनका अभिप्राय सामाजिक प्रथाओं से है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और लोग उनको बखूबी निभाते हैं। जैसे हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, गुरपुरब, ईद, हर धर्म में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिनके अनुरूप हम बाज़ारों में अक्सर रौनकें देख सकते हैं और उन त्योहारों से संबंधित उत्पाद बहुतायत में हर त्यौहार पे देखे जा सकते हैं। दूसरे है वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, जिनका अभिप्राय नैतिक सिद्धांतों से है जो समाज में चल रही हैं।
जैसे फ्रीडम एक मॉरल वैल्यू है जो हर किसी को पसंद है और हर किसी को चाहिए, आज़ादी, स्वतंत्रता। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इक्वालिटी समानता। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कायम रहनी जरूरी हैं, जिनका हर व्यावसायिक संस्थान को पूरा ध्यान रखना जरूरी है और किसी की भी आज़ादी, सामाजिक न्याय या इक्वालिटी पर किसी व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा चोट नहीं पहुंचे, ये आवश्यक है। सोशल ट्रेंड सामाजिक प्रवृत्तियां, जिनका मतलब समाज में होने वाले सामान्य परिवर्तनों या विकास से है। जैसे शहरी लोगों में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति प्रवृत्ति आज देखी जा सकती है। सुबह सुबह हम सड़कों पे देख सकते हैं, पार्कों में देख सकते हैं, बहुत से लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, क्लब बहुत अधिक बने होते हैं, खेल के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, तो ये सोशल ट्रेंड्स कहे जा सकते हैं। आर्थिक घटकों की तरह सामाजिक घटकों का भी व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में मनाए जाने वाले बहुत से त्यौहार बहुत से व्यवसायों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उन त्योहारों के आते ही उनसे संबंधित उद्योगों और व्यापारों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। ऐसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम एक मूल्य है जो बाजार में ग्राहक को वस्तुएं चुनने का अवसर प्रदान करता है, आज़ादी देता है कि कोई भी ग्राहक अपने पसंद की वस्तुएं बाजार में चुनने के लिए, खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, उसके प्रति हर व्यावसायिक संस्थान का उत्तरदायित्व होता है। समानता इक्वालिटी इस बात पे जोर देती है कि हर व्यावसायिक संस्थान एक जैसा काम करने वाले स्त्री व पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक दे। अक्सर हम देखते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के कंपैरिजन में कम रेम्युनरेशन दिया जाता है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से सामाजिक जो वातावरण है उसके घटक हर व्यवसाय के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करने और व्यवसाय को चलाने की जो नई नई तकनीक हैं, इनोवेशंस हैं, रिसर्च हैं, वो सभी शामिल होती हैं। तकनीकी परिवर्तन ग्राहकों को कुछ नया और अच्छा देने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये कुछ व्यवसायों के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं और कुछ को लाभ के अवसर प्रदान करते हैं। व्यवसायी को उसके व्यवसाय से संबंधित तकनीकी परिवर्तनों पर लगातार पैनी नज़र बनाए रखना जरूरी होता है। वह व्यवसायी जो इन परिवर्तनों को समय रहते भांप लेता है, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमेशा सफल रहता है। अन्यथा व्यवसाय के अस्तित्व को तकनीकी परिवर्तनों की वजह से खतरा पैदा होना स्वाभाविक है। तकनीकी वातावरण के मुख्य घटक हैं वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने की नई नई विधियों की खोज और व्यवसाय को चलाने की नई विधियों की खोज। तकनीकी वातावरण में जो बदलाव होते हैं उनका व्यवसाय पर प्रभाव इस तरह से पड़ता है। बाजार में जैसे टेलीविज़न आया तो सिनेमा और रेडियो इन उद्योग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इनकी डिमांड लगातार कम हुई। ऐसे जब फोटोस्टेट मशीनें आई तो कार्बन पेपर व्यवसाय पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जो साइक्लोस्टाइल किया करते पहले वो लगभग बंद हो गया। ऐसे ही बाजार में बनावटी धागे से बने वस्त्र आते ही सूती वस्त्र उद्योग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जैसे डिजिटल घड़ियाँ आई, जो परंपरागत वॉचेज़ थी, घड़ियाँ थी, ट्रेडिशनल वॉचेज़, उसका व्यवसाय बंद हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे भी विकास होते हैं, तकनीकी परिवर्तन होते हैं, उनका बहुत से उद्योगों पर अच्छा और बहुत से उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उसके बाद है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत पॉलिटिकल कंडीशंस हैं देश की, राजनीतिक दशाएं, उनको शामिल किया जाता है। किसी देश में सामान्य स्थायित्व और शांति व सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को राजनीतिक वातावरण में शामिल किया जाता है। इसका व्यावसायिक समुदाय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट रहता है, इसलिए व्यवसायों को इसे लगातार और ध्यानपूर्वक देखते रहने की ज़रूरत है। राजनीतिक वातावरण के घटक देश में राजनीतिक स्थायित्व, शांति, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, सरकार का प्रकार जैसे एक दलीय सरकार है या बहुदलीय सरकार है, विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं, ये सब मिलकर राजनीतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण, जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया, तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत से अपने व्यवसाय को बंद करके बाहर चली गई, जैसे IBM, कोका कोला। उसके बाद नई सरकार ने लिबरल पॉलिसी अपनाई 1990 के बाद, और कोका कोला या बहुत सी MNCs भारत में आई और उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, अपने प्लांट लगाए। राजनीतिक रुचि के कारण ही जो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर है उसको साइबराबाद कहा जाने लगा, क्योंकि वहाँ IT हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक, सूचना तंत्र वहाँ पूरी तरह से विकसित हुआ। परिणाम स्वरूप अनेक IT कंपनियाँ वहाँ पर स्थापित हुई। इसी तरह से लीगल इन्वायरमेंट, वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित किए गए अधिनियम, न्यायालयों के फैसले, देश में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोग और एजेंसियों के निर्णयों को शामिल किया जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़ों के निपटारे आदि में संचालित होते हैं। व्यावसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यवसायों को इस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। मेजर एलिमेंट्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, वैधानिक वातावरण में क्या क्या शामिल होता है। पहला, सरकार द्वारा पारित किए गए सारे एक्ट, अधिनियम, न्यायालयों के फैसले, विभिन्न आयोगों और एजेंसियों के निर्णय। इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस, वैधानिक वातावरण के व्यवसाय पर प्रभाव के मुख्य उदाहरण कुछ इस प्रकार दिए हैं। पूंजी बाजार में नियंत्रण को हटाने से जो प्राइमरी मार्केट है उसमें बहुत से इश्यूज के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी आई। इसी तरह से 1990 के बाद जब सरकार थोड़ी लिबरल हुई और इन्वेस्टमेंट्स बाहर के देशों और MNCs को करने के लिए इनवाइट किया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत आई और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना बिजनेस और अपने जो प्लांट्स थे वो भारत में लगाने शुरू किए। तो इस प्रकार जो लीगल इन्वायरमेंट है वो भी व्यवसाय को सीधे तौर पे प्रभावित करता है, ये हम कह सकते हैं। जो सभी व्यवसायिक इकाइयाँ उससे प्रभावित होती हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।